नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं 29 मार्च 2016 की शिफ्ट 3 में आए हुए प्रश्नों को। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? देखो दोस्तों, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड का मतलब है उन संख्याओं का मैसेप है, यानी कि उन संख्याओं का एचसीएफ। तो 360 और 450 का मैसेप क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 90। अगला देखते हैं दोस्तों, 2 दर्जन सेवों का क्रय मूल्य 300 रुपये, प्रत्येक सेव को 15 रुपये में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक दर्जन का मतलब क्या होता है। तो एक दर्जन का मतलब होता है 12। तो 2 से 1/2 दर्जन का मतलब होगा 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि 30 सेव उसने 300 रुपये की खरीदी थी। यानी कि जब 30 सेव 300 रुपये खरीद रहा है तो एक सेव कितने खरीदेगा? 300 बटे 30। तो एक सेव खरीदेगा 10 रुपए की, और एक सेव को बेच कितने में रहा है? 15 रुपए में। तो एक सेव पे लाभ कितने रुपए का हुआ? 15 माइनस 10, यानी कि 5 रुपए का। और ये जो लाभ या हानि होते हैं ये होते हैं क्रय मूल्य पर, इसलिए जो लाभ हुआ है उसको 5 रुपए को बटे में नीचे क्रय मूल्य करेंगे, गुणा में 100% ज्ञात करने के लिए 10 से ये 0 कट गई, ऊपर बच गया 10 गुणा में 50, यानी कि 50% लाभ। अगला देखते हैं, विस्तार कीजिए s+2 का होल क्यूब, यानी कि इन सभी का ये दोनों का होल क्यूब है। तो दोस्तों हमने एक सूत्र तो पढ़ा ही है a+b का। a+b का होल क्यूब तो हमने पढ़ा ही है। a+b का होल क्यूब होता है a3 + b3 + 3ab कोष्टक a+b। ये तो हमने सभी ने पढ़ा है। तो इसने क्या करा है, इसी को थोड़ा और खोल दिया है ऑप्शन में। देखो तो इसने क्या करा है, a3 + b3। हम जब इसको खोलेंगे तो ये जो 3ab है ये कोष्टक के दोनों और भीतर जो संख्या है उनसे गुणा है, तो 3ab गुणा पहले ये a करेंगे तो ये हो जाएगा 3a² b। जब हम इससे 3ab को b से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3ab²। तो हमारा ये जो सूत्र था उसका ही ये रूप है नीचे वाला, उसको थोड़ा यहाँ से और बढ़ा दिया गुणा करके। तो देखो ऑप्शन में ये है क्या, इस टाइप से a और b का मतलब यहाँ है जैसे कोई संख्या a है, यानी कि s हमने a मान लिया और b क्या मान लिया? 2। a और b का मतलब यहाँ ये है, ठीक है। तो अब देखो जैसे s+2, यानी कि जब हमने इसका होल क्यूब करा तो s3 s की क्यूब प्लस b यानी कि 2 था, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 गुणा में a का स्क्वायर क्या था? s² और b का मान क्या था? 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6s²। 3 गुणा में 2 हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, 3 गुणा में a का मान क्या था? s और b का मान क्या है? 2। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे 12s। अब देखो हमारे पास ये आ रहा है क्या, s3 और 8 6² प्लस 12s। ये ऑप्शन में किस में दे रखा है? s3 + 6² + 12s + 8, ये इसमें दे रखा है सी में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी। देखो दोस्तों, जब भी इस फॉर्मूले को, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये a+b का होल क्यूब है, तो इसी को ऐसे खोल दिया है यहाँ पे। जब खोलने पे ये क्या हुआ, 3ab है, ये दोनों से गुणा हो गया, हमने और बढ़ा दिया इसे, ठीक है। तो यहाँ पे a और b के हमने मान रख दिए, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, ये क्या है, सूत्र को ही जानना चाह रहा है कि हमें उस सूत्र का बारे में पता है या नहीं है।
अगला देखते हैं। L अनुपात 5 बराबर 3 अनुपात 5 है, M अनुपात N बराबर 2 अनुपात 3 है, तो N अनुपात L का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों, जब ऐसे दो जगह अनुपात दे रखे हो तो हमें देखना होता है कॉमन कौन सा है, यानी कि दोनों जगह कौन सा है। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या है, M। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले L अनुपात M लिखेंगे, जैसे L अनुपात M, और दूसरा है M अनुपात N, यानी कि 3 अनुपात 5, और यहाँ दूसरे में मान है m का 2 अनुपात 3। जब दोनों जगह m आ रहा है तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम m का मान बराबर करेंगे। तो m का मान बराबर कब होगा, तो इस अनुपात वाली संख्याओं को 2 से गुणा करेंगे और इस वाली को यानी कि 5 से गुणा करेंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा l अनुपात m आ जाएगा हमारे पास 6 अनुपात 10, और नीचे वाले में m अनुपात n आ जाएगा, भाई 5 से गुणा कर रहे हैं, 10 अनुपात 15। अब देखो m का मान दोनों जगह बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं l अनुपात m अनुपात n बराबर 6 अनुपात 10 अनुपात 15। लेकिन प्रश्न में केवल l, ये n और l का पूछा है। देखो ध्यान रखना किसका पहले पूछा है, यानी कि n का पहले पूछा है। ये कई बार क्या है, हमसे गलत हो जाता है, यानी कि उल्टा लिख देते हैं हम। जैसे n का पहले पूछा है, l के बाद में पूछा है, यानी कि n का मान हमारे पास क्या है 15, और l का क्या है 6। अब देखते हैं ये और भी कट रहे हैं क्या, तो ये और भी कट रहे हैं 3 से, ये 5 बार और ये 3 से 2 बार, यानी कि 5 अनुपात 2। n अनुपात l का मान आ रहा है 5 अनुपात 2। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। यहाँ पे कई बार क्या गलती हो जाती है, हम जैसे पूछा तो n अनुपात l है, लेकिन हम l अनुपात n बता देते हैं। तो ये गलती ना करें, ध्यान रखें किसका पहले पूछा है। अगला देखते हैं। पुष्पा ने 2 दर्जन पेन 480 रुपए में खरीदे तथा 4 पेन के पैकेट के हिसाब से रुपए 100 में प्रति पैकेट बेचा, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। भाई 2 दर्जन पेन है, वो 480 रुपए में खरीद रही है, और 4 पेन के पैकेट के हिसाब से, देखो हमारे पास पहले हमें पता है 2 दर्जन का मतलब क्या होता है 24 पेन। भाई 2 दर्जन का मतलब 24 हो गया, और 24 पेन उसने 480 रुपए में खरीदे, यानी कि एक पेन की अगर हम बात करें तो एक पेन का मूल्य है 480 बटे 24, यानी कि 20 रुपए। ठीक है। अब ये कह रही है भाई 4 पेन का पैकेट बनाया उसने, उसने क्या करा, एक पैकेट बना दिया, तो 24 पेनों का 4 के हिसाब से कितने पैकेट बनेंगे, 6 पैकेट, 24 बटे 4 यानी कि 6 पैकेट। अब 6 पैकेट के हिसाब से वो क्या कर रही है कि प्रत्येक पैकेट को 100 रुपए में बेच रही है, यानी कि एक पैकेट को 100 रुपए में बेच रही है, तो 6 पैकेट को कितने में बेचेगी वो, 6 गुना में 100, यानी कि 600 रुपए में। अब देखो उसने खरीदे थे, तो खरीदे जो 480 रुपए में, यानी कि क्रय मूल्य क्या है 480 रुपए, और विक्रय मूल्य क्या है 600 रुपए। तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 680 में से 480, 600 में से 480 घटा देंगे, 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि 120 रुपए का उससे लाभ हुआ है। अब प्रतिशत में पूछा है, तो हम जो लाभ होगा उसके बटे में क्रय मूल्य को कर देंगे और गुणा में 100 कर देंगे। अब देखो 0 से 0 कट गई, 12 से 48 4 बार कट गया, और 4 से 125 बार कटे, यानी लाभ कितना प्रतिशत हो गया उसे 25%। तो हमारा उत्तर क्या आ गया 25%। अगला देखते हैं। ए का मान क्या है, ये कोई आकृति दे रखी है और ए का मान यानी कि डिग्री में पूछा हुआ है। यहाँ पे इसका मान कोण ज्ञात करना है, कितना डिग्री कोण है। तो देखो दोस्तों हम बताते हैं, जब जैसे क्या है कि जैसे कोई दो रेखाएं, अरे यार एक मिनट सॉरी, जैसे क्या होता है, जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जैसे यहाँ पे ये दो रेखाएं
ये एक दूसरे को काट रही हैं। तो इसका मतलब ये जो कोण रहेगा इसके समान ही ये कोण रहेगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री रहेगा, ये 50 है तो ये भी 50 रहेगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसी टाइप से प्रश्न में यहाँ दे रखा है ये कोण 75 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये कोण भी 75 डिग्री का होगा। ठीक है, जब हमें पता है ये कोण 75 डिग्री का है क्योंकि ये 75 का है, इसी टाइप से यहाँ ये दोनों रेखा काट रही हैं एक दूसरे को, ये काट रही है और ये काट रही है, तो इसका मतलब ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा। अब देखो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब दो का तो हमें पता लग गया 75 और 40 हैं, तो तीसरे का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे। ठीक है, तो 75 और 40 कितने हो जाएंगे, 75 और 40 देखो 75 और 40 का योग क्या आ गया, 115 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 115 डिग्री आ गई। अब ये हमारे पास इस कोण का मान क्या आ जाएगा भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और दो का मान हमें पता लग गया, दो का मान 115 है, तो तीसरे का मान ज्ञात करने के लिए 180 में से 115 घटा देंगे, यानी कि 10 में से 5 गए तो 5 और 7 में से 1 गए तो 6, यानी कि इस कोण का मान है 65 डिग्री। इस कोण का मान है 65 डिग्री, जबकि हमें पूछा है ये कौन सा पूछा है, ये कौन पूछा है। तो देखो दोस्तों ये मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ, बाकी क्या होता है त्रिभुज में इन दोनों कोण का योग बराबर होता है इसके बाहर वाले के, ये भी एक नियम होता है। तो हम सीधा सा तरीका देख रहे हैं कि जब हमारे पास इस कोण का मान, जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये रेखाएं, तो ये दोनों समान होंगे कोण, और जैसे आगे क्या हो रहा है, जैसे ये काट रही है, जब ये दोनों कोण समान हो जाएंगे, यानी कि ये 40 का है तो ये भी 40 का हो जाएगा। अब देखो दोस्तों कोई सीधी रेखा पे जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि अगर ये 40 का है तो इधर कितने का बच गया है, इधर बच गया है 140 का। तो उसी टाइप से देखो ये जो रेखा है यहाँ पे, सॉरी यार पेन ज़्यादा चल रहा है कुछ, तो ये देखो ये पूरी जो रेखा है 180 डिग्री की है, तो इस कोण का मान हमारे पास 65 डिग्री आ गया, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 180 में से 65 घटा देंगे। हालांकि होता यह है इस कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, लेकिन जैसे अगर कई बार आपको समझ नहीं आए, चित्र उटपटांग हो, तो आप सीधा से ये देख लो कि ये जो सीधी रेखा है इसका मान 180 डिग्री होता है, ये जो पूरा कोण है 180 डिग्री का है। जब हमारे पास पता है कि ये कोण 65 डिग्री का है, तो दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 65 घटा देंगे, तो 180 में से जब 65 घटाएंगे तो 115 आ जाएगा, तो 1 डिग्री क्या का मान है 115 डिग्री। इसमें खास बात यह है कि हमें दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो ये जो सीधी रेखा है इस पे ये जो कोण बनता है ये 180 डिग्री का बनता है। दूसरा यदि कोई दो लाइन क्रॉस कर रही है तो ये जो दोनों कोण है आमने सामने वाले ये बराबर होते हैं, ये आमने सामने वाले, यानी कि इसके बराबर ये कोण होता है और इसके बराबर ये कोण होता है। तो ये हमारा उत्तर है 115 डिग्री। अगला देखते हैं दोस्तों, राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए रुपए 6,000 तथा कृष्ण को 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपए एक समान साधन ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिए, तो उसने उसे दोनों से कुल रुपए 5,220 ब्याज राशि मिली, तो दर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि दर दे नहीं रखी और दोनों का ब्याज दे रखा है, यानी कि कोई राम कोई व्यक्ति है, उसने कृष्ण तथा शिव को जो दिया है वो 3 वर्ष के लिए दिया है और जो कृष्ण को दिया है वो 5 वर्ष के लिए धन दिया है, 5 वर्ष के लिए।
दर हमें पता नहीं है, यानी कि 8% मान लेते हैं। और इसको जो दिया है शिव को, वो दिया है 6,000 रुपये, और कृष्ण को दिया है वो 8,000 रुपये दिया है। और टोटल इन दोनों से जो ब्याज मिला है, कुल ब्याज है वो 5,220 रुपये मिला है। अब देखो दोस्तों, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें साधारण ब्याज का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो सूत्र क्या है? साधारण ब्याज बराबर, जब हम शिव का निकालेंगे तो मूलधन गुणा समय गुणा दर इसमें दोनों दे नहीं रखी, सेम है ये कह रहा है, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 60 गुणा में 3 करा तो 180 आर आ गया इसका ब्याज। जब हमने कृष्ण पे निकाला ब्याज तो मूलधन 8,000 है, मूलधन गुणा में समय 5 वर्ष है इसमें, और दर वही सेम है 8%, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 80 गुणा में 5 करेंगे तो 8 5 40, यानी कि 400 आर। कुल ब्याज राम और ये शिव और कृष्ण का कुल ब्याज हो गया 180 प्लस 400, यानी कि 580 आर। अब हमें प्रश्न में दे रखा है कि कुल ब्याज 5,220 रुपये, यानी कि 580 आर बराबर 5,220 रुपये। तो 0 से 0 काट लेंगे तो 58 आर बराबर 522 बटे 58, आर बराबर 522 बटे 58। अब देखो 58 से कितनी बार कट रहा है? 58 से 58 गुणा 8 करेंगे तो 8 64, यानी कि लास्ट का जो डिजिट आएगा वो 4 आएगा। इसका मतलब ये नहीं है। 7 करेंगे 6 आएगा, 9 करेंगे 58 गुणा 9 करेंगे तो 9 8 72, और 9 5 45, 45 और 7 52, यानी कि 58 से कट जाएगा 522 9 बार। तो आर जो परसेंट है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 9%। तो उसने जो धन दिया है वो 9% ब्याज की दर से दिया है। हमारे पास यहाँ क्या था? कुल ब्याज था, यानी कि दोनों को जो दिया था वो दोनों को मिलाकर था ये ब्याज। अगला देखते हैं। 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ से 10 फीट की दूरी पर स्थित है। पेड़ की परछाई की लंबाई कितनी होगी? देखो दोस्तों, ये कोई खंभा है, ये कोई खंभा है, ये 18 फीट ऊंचा है, और इससे 10 फीट दूर, मान लो ये 10 फीट दूर है, और यहाँ 6 फीट ऊंचा कोई पेड़ है, यानी कि इस पेड़ की ऊंचाई क्या है? 6 फीट। अब ये पूछ रहा है इस पेड़ की परछाई क्या है? वैसे पेड़ की दोनों साइड परछाई हो सकती है, लेकिन प्रश्न में पूछने का मतलब यह है कि इस पेड़ की इधर वाली परछाई क्या है। ठीक है। अब देखो, जब हम इस सीधी रेखा को खींच देंगे, यानी कि 6 फीट से, तो हमारे पास ये जो खंभा था बिजली का 18 फीट, इसकी यहाँ से ऊपर की लंबाई, यहाँ से ऊपर की जो लंबाई बच गई, ये क्या बच गई? 12 फीट। ठीक है। और अब इससे यहाँ पे हम सीधा एक रेखा खींच देते हैं, ये त्रिभुज बन गए। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। देखो, एक तो ये वाला त्रिभुज बन गया, ये, और एक ये वाला त्रिभुज। देखो, जब इस टाइप से त्रिभुज बनते हैं, यानी कि एक चीज और खास बता देता हूं हम, जैसे ये कोई दो त्रिभुज हैं, ये समकोण त्रिभुज है कोई भी दो, है ना, और इसकी लंबाई यदि 20 है, और इसकी लंबाई यदि 10 है, इसकी लंबाई 40 है, तो इसकी लंबाई 20 है, तो यहाँ ये मान लो 60 डिग्री है, और ये मान लो 30 डिग्री मान लेते हैं। ये 60 डिग्री, 30 डिग्री। जब देखो दोस्तों, जब कोई दो त्रिभुज, यानी कि उनके बीच के कोण समान हो, बीच के कोण, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि ऊपर वाले दोनों कोण, और ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री तो समान रहता ही है। जब कोई त्रिभुजों के ये बीच वाले कोण समान रहते हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात, यानी कि इसकी ये भुजा और ये भुजा का जो अनुपात रहेगा, वो ही ये भुजा और ये भुजा का अनुपात रहेगा।
इनकी माप अलग हो सकती है, ध्यान रखना, माप कोई भी हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ अनुपात की, यानी कि अनुपात समान रहेगा। माप तो कुछ भी हो सकती है, जब ये कोण समान हो तो इनका अनुपात समान होता है। तो ये जो देखो यहाँ प्रश्न में जो दिया हुआ है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ये एफ है ना। तो ये जो कोण बन रहा है ए सी, ये ई है, ए सी, ए डी और ई, यानी कि ये जो कोण बन रहा है ये, और ध्यान से समझना इसको, और ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें इसका ये ऊपर वाला कोण और इसका ये ऊपर वाला कोण समान आएगा जब ऐसी आकृति बनती है तो, और इसका ये कोण और इसका ये कोण समान आएगा। जब दो त्रिभुजों के कोण समान हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात वही होता है जो एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि इसकी भुजा है जो क्या है, ये 12 है, और ये क्या आ जाएगी इसकी ये भुजा, क्योंकि नीचे की लेंथ 10 दे रखी है तो ये भी 10 आ जाएगी, यानी कि इसकी भुजाओं का अनुपात है 12:10। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये पता है, इसका ये नहीं पता है, यहाँ वाली ये भुजा का हमें पता नहीं है, हमने मान ली ये x है, तो इसकी ये वाली भुजा तो यानी कि ये 6 है और ये नीचे वाली x है, क्योंकि ये जो अनुपात बराबर होगा। तो देखो ये 6 से 12 2 बार कट गया और 2 से 10 5 बार कट गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, यानी कि जो पेड़ की परछाई आ जाएगी वो आ जाएगी 5 फीट। इसमें खास बात यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज हैं अगर उनकी आकृति सेम है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी सेम ही रहेगा। अनुपात जैसे अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये तो समकोण है, तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर रहेगा। अगर ये भुजा मान लो 40 है, ये अगर 30 है, तो इनका अनुपात 4:3 है, तो यहाँ भी इनका अनुपात 4:3 ही रहेगा। नाप अलग अलग हो सकती है लंबाई चौड़ाई, अनुपात की बात कर रहे हैं हम, अनुपात समान रहेगा। तो ये जो दो चित्र बने, ये वाला और ये वाला, ये सेम चित्र है, इसमें यही जानना चाह रहा है हमसे। अगला देखते हैं। विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं, दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया फिर कार्य छोड़ दिया, तो बताओ उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है। देखो हमने ये बताया था कि समय काम वाले जो प्रश्न है वो इकाई में करो। तो विक्रम और विवेक दोनों मिलकर कितने इकाई कर रहे हैं, तो 50 दिन में कर रहे हैं, यानी कि 50 दिन में 50 इकाई काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने इकाई करेंगे, एक इकाई। तो 20 दिन में कितने इकाई काम करेंगे, यानी कि 20/50 इकाई, 50 काम कर देंगे वो। तो फिर कार्य छोड़कर चले गए, यानी कि उनके द्वारा काम कितना करा 20 दिन में, तो 20 दिन में वो काम करेंगे 20/50 इकाई, यानी पूरे काम का 20वां हिस्सा ही वो करेंगे 20 दिन में। तो हमारे पास 20/50 तो दे नहीं रखा, 2/5 दे रखा है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 2/5। अगला देखते हैं। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो दोस्तों, वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, भुजा गुणा में √2, √2 होती है वर्ग के विकर्ण की लंबाई। ये आप लिख लीजिएगा, सूत्र है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। अब देखो वर्ग की विकर्ण, वर्ग की जो विकर्ण है यानी कि 13√2 है, वो क्या है, भुजा का, भुजा गुणा 2 का √2 करते हैं, √2। तो वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी, √2 से √2 कट जाएगी, तो भुजा क्या आ जाएगी 13। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी कि 13 गुणा में 13, तो 169 आ गया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 169। दूसरा एक सूत्र और है इसका वर्ग के क्षेत्रफल का,
वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण विकर्ण दे रखी है इसका वर्ग। तो हम इससे सीधा कर लेंगे, इससे क्या है भुजा ज्ञात नहीं करनी पड़ती, हम सीधा कर लेंगे। तो 1/2 गुणा में 13 रूट 2 गुणा में 13 रूट अंडर रूट 2। देखो देखो जब अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 गुणा में होगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि 13 गुणा में 13 गुणा में 2 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 13 गुणा में 13 बराबर 169 आ जाएगा। जब कोई दो सेम संख्या जैसे अंडर रूट 5 गुणा में अंडर रूट 5 करेंगे तो इसका ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से हमने यहाँ कराया, अंडर रूट 2 गुणा में अंडर रूट 2 कराया तो 2 आ गए। अगला देखते हैं, tan -405 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखो दोस्तों, वैसे तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिएगा इसका उत्तर tan -405 डिग्री का मान अनंत आता है। अगला देखते हैं, यदि एक व्यक्ति ने 30% लाभ से एक वस्तु ₹1300 में बेची तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी जब वो 30% लाभ पर बेच रहा है तो क्रय मूल्य का 130% पर बेच रहा है, तो 130% बराबर 1300 है, तो 1% बराबर 1300 बटे 130। अब हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य यानी कि 100%, तो गुणा में 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 13 से 1 कट जाएगा, 10 बार 100 गुणा में 10 करेंगे तो 1000। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य 1000 आ जाएगा। अगला देखते हैं, आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डोरियां हैं। दोनों प्रकार की डोरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं, बिना किसी डायरी को छोड़े आप अधिकतम उपहार बना सकते हैं। देखो दोस्तों, जब कोई दो या दो से अधिक बड़ी से दो कोई संख्या दे रखी है और उनसे बड़ी माप निकालना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उन संख्याओं का मैसे पे निकालना चाह रहे हैं। तो 20 और 16 का मैसे पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला देखते, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर से ₹2000 साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो दोस्तों, ये जो प्रश्न दे रखा है इसमें 2000 रुपये दे रखा है, ये है साधारण ब्याज, और ये कह रहा है कि इसी धनराशि पर इसी दर से इसी समय के लिए 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। यानी कि हमें साधारण ब्याज दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, मूलधन नहीं दे रखा है। हम मान लेते हैं, मान लो मूलधन क्या है, मूलधन मान लेते हैं हम 100 रुपए, तो 100 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा में समय गुणा में दर बटे में 100, यानी कि 20 रुपये। साधारण ब्याज क्या है, 20 रुपये, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो पहले साल का जो ब्याज है वो तो सेम ही आएगा, यानी कि 100 रुपये का जो 10% वार्षिक ब्याज दर से 10 ही रुपये आएगा पहले साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज आएगा वो, ये 10 तो आएगा ही, प्लस इस 10 पे, यानी ये जो 10 आ रहा है ये तो 100 रुपये का ब्याज आ रहा है, प्लस दूसरे साल इस 10 पे भी ब्याज लगेगा, यानी कि 10% इसका 10% 1 रुपया। तो दूसरे साल का जो ब्याज आएगा वो आ जाएगा 11 रुपये। दोनों साल का ब्याज क्या आ जाएगा, 21 रुपये। अब ये जो 21 रुपये है ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। जब चक्रवृद्धि ब्याज 21 है, साधारण ब्याज 20 है, तो अंतर कितने रुपए का हुआ, 1 रुपये का। हमारे पास अंतर आया है वो 1 रुपये का आया है, 1 रुपये का। अब ये कह रहा है कि प्रश्न में पूछ रहा है कि कितने रुपए का अंतर है। हमारे पास 1 रुपये का मतलब क्या है भाई, जो हमारे पास हमने जो मूलधन माना है वो 100 रुपये माना है, 100 रुपये माना है ना, तो हमारे पास 1 रुपये का मतलब क्या होगा,
1 रुपये का मतलब हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास यानी कि या तो ये साधारण ब्याज के बराबर, प्रश्न में यदि साधारण ब्याज दे रखा है तो 20 रुपये को उसके बराबर करेंगे, या 21 चक्रवृद्धि दे रखा है तो 21 को उसके बराबर करेंगे, और यदि मूलधन दे रखा होता तो 100 रुपये को उसके बराबर करते। तो हमारे पास 1 रुपये का मान का तभी पता लगेगा जब प्रश्न में दे रखा है कि 2000 रुपये साधारण ब्याज मिल रहा है, यानी कि हमारे पास तो 20 रुपये मिलता है और प्रश्न के अनुसार 2000 मिल रहा है। प्रश्न के अनुसार इसलिए मिल रहा है क्योंकि वहाँ मूलधन अलग है। तो 20 रुपये बराबर 2000 है, तो 1 रुपये बराबर 2000 बटे 20 यानी कि ये आ जाएगा 100 रुपये। तो 1 रुपये का जो मतलब है हमारे पास वो है 100 रुपये। तो हमारा ये जो अंतर है वो क्या आ जाएगा, उत्तर सी। हम फिर से बता रहे हैं, इसमें क्या है, समय की बचत को देखते हुए हमने ये मान लिया कि मूलधन 100 रुपये है। तब हमने 100 रुपये के अनुसार ब्याज निकाला तो साधारण ब्याज 20 रुपये आया और चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये आया, और इन दोनों का अंतर 1 रुपये का आया। अब प्रश्न में दे रखा है कि साधारण ब्याज 2000 रुपये है, जबकि हमारे पास तो 20 रुपये आया है। तो हमने निकाला कि 20 रुपये बराबर 2000, तो 1 रुपये बराबर 2000 बटे 20 यानी कि 100 रुपये। 1 रुपये का मान निकल गया, तो हमारा अंतर भी 1 रुपये का ही था। यदि अंतर 2 रुपये का होता तो 100 गुणा में 2 कर देते, 200 रुपये हो जाता। इस टाइप से ये प्रश्न करा है। अगला देखते हैं, एक चार्ट, एक बार चार्ट S1, S2, S3 व S4 के भौतिकी व रसायन शास्त्र के प्राप्तांक दर्शाता है। बार चार्ट पर विचार करते उस पर आधारित सवालों का जवाब दीजिए। ये कोई 2 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिक व रसायन शास्त्र। ये 4 जगह दिखाए हैं, 1, 2, 3 और 4 जगह, 4 चार्ट में S1, S2, S3, S4 इन्होंने दिखाए हैं। अब इनसे प्रश्न पूछेगा आगे। अब प्रश्न पूछा है कि S3 व S1 में, S3 का S1 से भौतिकी में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात क्या है, यानी कि S3 और S1 का भौतिकी में अनुपात पूछा है। S3 कौन सा है, ये, और S1 कौन सा है, ये। अब ये पूछ रहा है भौतिकी में अनुपात। तो देखो भौतिकी में प्रश्न में पूछ रहा है पहले S3 और S1, या अनुपात में ध्यान रखा करो किसका पहले पूछा है। तो S3 में भौतिकी का है 75 और S1 में भौतिकी का है ये 95। तो इनका अनुपात क्या है। अब देखो 75 और 95 5 से कट जाएंगे, 15 और ये 19, तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 15:19। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, S3 व S1 का 15:19 है। ये यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये होती है कि पहले किसका अनुपात पूछा है, जिसका अनुपात पहले पूछा है उसी को आप रखा करो। अगला देखते हैं दोस्तों, S2 व S4 दोनों विषयों में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात क्या है। S2 व S4 इनमें दोनों विषयों में पूछ रहा है। तो S2 कहाँ है, ये रहा S2 में दोनों विषय और S4 में दोनों विषय। तो S2 में एक विषय में तो मिल रहा है 65 और दूसरे में मिल रहा है 85। ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल के बता रहा हूँ, 65 और 85 S2 में मिल रहा है। S2 में 65 और 85 मिल रहा है। 5 और 5 10, 8 से 14 और 1 15, ये तो है S2। और S4 में मिल रहा है 75 और 80, यानी कि ये हो गया 155। ये S4 है, S4 है, ठीक है, और ये S2 है। तो अब ये पूछा है इन दोनों का अनुपात क्या है। अब देखो इन दोनों को हम काट लेते हैं, 5 से काटा ये तो 30 बार कट गया, और ये कट गया 5 से, 5 15 31 बार। तो इनका अनुपात आ जाएगा 30:31। तो S2 और S4 का अनुपात आएगा 30:31। जब कोई संख्या जैसे 30:31 है तो उसे हम लिख सकते हैं 30/31। ठीक है दोस्तों। अगला
यदि 4x प्लस 5y बराबर 14 है तथा x माइनस 5y बराबर 16 है तो x तथा y का मान होंगे। देखो दोस्तों, हमने एक चीज बताई थी, जब भी इस टाइप से समीकरण है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में चिन्ह एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। जब अलग अलग होते हैं तो हमें जोड़ना होता है और एक जैसे हो तो घटाना होता है। अब देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किसी एक का मान समान आ रहा है क्या। यदि समान आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, यदि समान नहीं आ रहा तो फिर हम उसको समान करेंगे। अब देखो यहाँ पे 5y, इसमें भी 5y है और इसमें भी 5y है, यानी कि समान आ रहा है। तो देखो दोस्तों, 4x प्लस 5y पहला समीकरण ये है बराबर 14, पहला समीकरण है। दूसरा x माइनस 5y बराबर 16 है, दूसरा है। तो अब क्या करेंगे, जब चिन्ह दोनों के बीच में अलग अलग है तो हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 5y से 5y कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, और ये 4x और ये 5x हो जाएंगे, और ये 16 और 14 जुड़ जाएंगे, यानी कि 30 हो जाएंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6। अब x का मान आ गया। अब इस मान को हम किसी भी समीकरण यानी कि दोनों में से किसी में भी रखेंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे हम रखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान हमने 6 रख दिया और y का मान हमें पता नहीं, ज्ञात करना है, तो यूं की यूं रख दिया। 6 को जब इधर ले जाएंगे तो 6 माइनस का हो जाएगा, तो 5y बराबर 10 आ जाएगा। अब y बराबर देखो माइनस वाई बराबर 10/5, यानी कि या फिर ऐसे लिख देंगे, ये या कैसे भी लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, y बराबर 10/5। जब कोई संख्या में माइनस वाली संख्या का भाग देंगे तो भागफल जो आएगा वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 10 में 5 का भाग देंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, -2। तो हमारे पास x का मान क्या आया था, 6, और y का मान क्या आ जाएगा, -2। तो ये किस में है, d में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, d। अगला देखते हैं, एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होती है उसके बारे में दे रखा है कि कौन सी बात उसकी सही है। अभाज्य संख्या वो होती है जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 मैंने बताया था। तो एक अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें केवल स्वयं का और एक का, यानी कि ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जिसमें एक व स्वयं उस संख्या का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। तो ये केवल सी में दे रखा है, केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती है, तो वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। और हम फिर से याद दिला दें कि प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, शेष सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। अगला, 9 औरतें एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाएं, यानी कि बढ़ा रहे हैं 6, यानी पहले 9 थी 15 कर रहे हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो हमने बताया था इसको MDH के फॉर्मूले से करा करो, MDH, और यहाँ पे रिजल्ट। अब इसमें m क्या है, m का मतलब मैन, यहाँ पे महिला या पुरुष दोनों लिख, कोई भी हो ऐसे लिख दिया करेंगे। जैसे यहाँ 9 औरत है, डे का मतलब दिन, 50 दिन ले रहे, घंटे में कुछ दे नहीं लिखा, और काम क्या कर रहे हैं, एक काम, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ इसके बराबर में दूसरा लिखेंगे। तो पहले 9 औरत थी, अब कितनी हो गई, 15 औरत, और दिन कितने लेंगे, दिन पूछ रहा है, काम वही है। तो अब देखो 15 का इनमें भाग देंगे, यानी कि 9 गुणा 50 करेंगे तो 450, 450 बराबर 15d। तो d बराबर 450/15, यानी कि d बराबर 30 दिन। तो अब कितने दिन लेंगे वो, 30 दिन। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 30 दिन। इसमें ये जो दे रखा है b, ये गलत है, 30 दिन आ जाएगा। 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए। यदि प्रत्येक में से 1/2, 1/3, 1/4 फल बिक गए तो कुल कितने फल बाकी रहे। देखो दोस्तों, क्या है कि जैसे क्या है
कि जैसे देखो ये पेन कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। देखो जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 1/2 बिक गए भाई, पूरे एक थे, एक गुणा थे और उसमें से 1/2 बिक गए, तो हमारे पास क्या बच गए 1 माइनस 1/2, यानी कि 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 1/2। हम सीधा एक बार सीधा घटा कर बता रहे हैं आपको कि आपको समय की बचत हो, घटाना सिखा रहे हैं सीधा। जैसे यहाँ 1/3 थे, बिक गए तो एक फल पूरा था और 1/3 बिक गए थे, यानी कि 1 माइनस 1/3। फिर हम सीधा गुणा कर देंगे 3 एकम 3 और 3 यहाँ माइनस का है तो 3 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और बटे में 3 बच जाएगा। उसी टाइप से 1 में से 1/4 घटा देंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ 1 माइनस का है तो 4 में से 1 गया तो 3, 3/4 बच गए। अब देखो ये बचे हुए फल हैं, क्योंकि बचे हुए पूछ रहा है प्रश्न में, तो ये बचे हुए हैं। अब ये क्या था, ये सेब था और ये आम था और ये क्या था संतरा। तो 1/2 संतरा बचे हैं, थे कितने 10 दर्जन। 10 दर्जन का मतलब क्या होता है, चाहे तो आप सीधा यहाँ 12 से गुणा कर लो या फिर बाद में कर लेना। यहाँ सीधा अगर 12 से गुणा कर लेंगे भाई, 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, तो 10 दर्जन का मतलब 10 गुणा में 12 और 1/2 बच रहे हैं तो गुणा में हमने 1/2 कर दिया। तो 2 से 12 6 बार कट गए, तो ये कितने बच गए 60। उसी टाइप से यहाँ कितने थे, पहले 15 दर्जन थे तो 15 गुणा में 12 कर देंगे, कुल ये आम 15 गुणा में 12 थे। अब देखो यहाँ 3 से काट लिया, 5 बार कट गया तो 12 पंजे 60 और 60 गुणा में 2 करेंगे तो 120 बच गए। उसी टाइप से ये 3/4 है, तो पहले थे कितने 20 दर्जन। दर्जन का मतलब 12 होता है, इसलिए हमने 12 से गुणा कर दिया। 4 से जब हमने इसे गुणा करा 4 पंजे 20, अब ये आपस में गुणा करेंगे 15 15 गुणा में 12 करेंगे तो 12 पंजे 60 और 12 6 18 180। अब ये बचे हुए हमारे पास जो फल हैं वो हैं, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 0 6 2 8 8 8 16 2 और 1 3, 360 फल अब हमारे पास बच गए। अगला देखते हैं दोस्तों, x तथा y की चालों का अनुपात 5:7 है। इनकी जो चाल है उनका अनुपात क्या है 5:7। यदि y 420 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पूरी करता है तो x की चाल कितनी होगी। भाई ये कोई y है और ये 420 किलोमीटर की दूरी है, कितनी देर में तय करे 3 घंटा में। तो हम चाल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि दूरी 420 तय कर रहा है और समय क्या ले रहा है 3 घंटे, तो 420 बटे 3 करेंगे तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी इसकी चाल। अब y की चाल हमें पता लग गया, y की चाल है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x तथा y का अनुपात दे रखा है, चाल होगा 5:7, तो 7 अनुपात बराबर 140 है, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 140 बटे में 7 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 अनुपात यानी कि x की चाल ज्ञात करनी है हम, तो 5 अनुपात बराबर 20 गुणा में 5 यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा उत्तर आ गया, तो ये खत्म हो गया। वैसे लगभग मैं सभी प्रश्न को उठा लेता हूँ जो भी एग्जाम आए होते हैं, या तो कोई क्वेश्चन वो छूट सकता है जो बहुत ही आसान हो, या फिर कुछ क्वेश्चन गलत आते हैं एग्जाम में। कुछ प्रश्न गलत आए हुए हैं जिनका लिखा हुआ है कि ये प्रश्न गलत है, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों।